हाल ही में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की आपत्तियों के बाद एनसीईआरटी ने 12वीं की कक्षा की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से एक अलग सिख राष्ट्र खालिस्तान की मांग के संदर्भ को हटा दिया है। एसजीपीसी ने यह आरोप लगाया था कि एनसीईआरटी ने अपनी 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में सिखों के बारे में ऐतिहासिक जानकारी गलत तरह से प्रस्तुत की है। एसजीपीसी की आपत्ति पुस्तक स्वतंत्रता तक भारत में राजनीति में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के उल्लेख से संबंधित है। नमस्कार, आज के मुद्दे की बात में हम लोग खालिस्तान आंदोलन के इतिहास, ऑपरेशन ब्लू स्टार और वर्तमान में अलग खालिस्तान राष्ट्र की मांग के संदर्भ में चर्चा करेंगे। खालिस्तान को लेकर पंजाब में मचा बवाल कोई नया नहीं है। 1978 से पहले वहां अहिंसक विरोध होता था, लेकिन 1978 के बाद यह हिंसा में बदल गया। खालिस्तान आंदोलन की वजह से हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। खालसा शब्द अरबी भाषा के खालिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में सिख में खालसा पंथ की स्थापना की। खालिस्तान इसी खालसा से बना है और इसका मतलब है खालसाओं का राज। आजादी से पहले 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का कांग्रेस के भीतर ही 3 नेताओं ने विरोध किया। मोहम्मद अली जिन्ना, मुसलमानों को अलग हिस्सेदारी मिले, दूसरे थे मास्टर तारा सिंह, सिखों की हिस्सेदारी अलग हो, और तीसरे थे भीमराव अंबेडकर, ये दलितों की अलग हिस्सेदारी और उनके लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की मांग कर रहे थे। इन 3 मांगों के बाद कांग्रेस सत्ते में आ गई। हालांकि अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन तीनों खेमे आंदोलन के जरिए अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठाते रहे। अकाली आंदोलन के संस्थापक मास्टर तारा सिंह ही खालिस्तान आंदोलन के अगुआ थे। तारा सिंह सिखों के राजनीतिक हिस्सेदारी देने के हिमायती रहे हैं। आजादी से पहले उन्हें उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन करने के लिए कहा था। बदले में जिन्ना ने उन्हें उप प्रधानमंत्री बना देने का वादा दिया था। हालांकि तारा सिंह ने इस मांग को ठुकरा दिया। आजादी के बाद खालिस्तान की मांग जोर पकड़ने लगी और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी पंजाब का विभाजन। पाकिस्तान के अलग होने के बाद पंजाब 2 भागों में बट गया। सिखों के कई प्रमुख गुरुद्वारे पाकिस्तान शासित पंजाब में चले गए, जिसका मास्टर तारा सिंह ने विरोध किया। 1956 में पंडित नेहरू और मास्टर तारा सिंह के बीच एक समझौता हुआ। इसमें सिखों के आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक हितों की रक्षा की बात कही गई। यह समझौता 5 साल तक ही चला और फिर टूट गया। मास्टर तारा सिंह ने 1961 में अलग पंजाबी सूबे की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। तारा सिंह के समर्थन में हजारों सिख एकजुट हो गए। सिखों का कहना था कि भाषा के आधार पर अलग पंजाब राज्य का गठन हो, गुरुमुखी को भी भाषाओं की सूची में शामिल किया जाए। इस आंदोलन को उनकी बेटी राजेंद्र कौल ने खत्म करवाया। 1966 में भाषा के आधार पर पंजाब को अलग राज्य बना दिया गया। हालांकि चंडीगढ़ को अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वर्ष 1967 में अकाली दल ने पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। गुरनाम सिंह को अकाली दल का नेता चुना गया और वे मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन 250 दिन बाद ही इनकी सरकार में बगावत हो गई और लक्ष्मण सिंह गिल के नेतृत्व में 16 विधायकों ने अलग गुट बना लिया। इस गुट ने कांग्रेस को समर्थन दे दिया। पंजाब में 1971 तक राजनीतिक उथल पुथल का दौर जारी रहा। 1971 में बांग्लादेश विभाजन के बाद पंजाब में इंदिरा गांधी को जबरदस्त समर्थन मिला। इस चुनाव में अकालियों का पत्ता साफ हो गया। इसके बाद फिर अलग से खालिस्तान की मांग शुरू हो गई। 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब में एक प्रस्ताव पारित किया। 1978 में भी इस प्रस्ताव को दोहराया गया। प्रस्ताव में 3 मुख्य बातें कही गई थी। पहला, पंजाब को जम्मू कश्मीर की तरह स्वायत्तता मिले, सिर्फ रक्षा, विदेश, संचार और मुद्रा पर केंद्र का दखल रहे। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को पूरी तरह से पंजाब को सौंप दिया जाए। पूरे देश में गुरुद्वारा समिति का निर्माण हो और सिखों को सेना में अधिक जगह मिले। आइए अब जानते हैं कि अनशन से कैसे हिंसा में बदल गया खालिस्तान आंदोलन। मास्टर तारा सिंह खालिस्तान की मांग को लेकर अहिंसक आंदोलन का सहारा लेते रहे, लेकिन 1967 में उनकी मृत्यु के बाद खालिस्तान का आंदोलन हिंसा में तब्दील हो गया। इसके पीछे 2 बड़ी वजहें थी। पहला कि बांग्लादेश हारने के बाद पाकिस्तान ने भारत से बदला लेने के लिए छद्म युद्ध का सहारा लिया। उग्रवादी सिख संगठनों को पाकिस्तान की ओर से फंडिंग और हथियार की व्यवस्था की गई। पैसे और हथियार की लालच में सिख युवा इसमें शामिल हो गए, जिससे यह आंदोलन और तेज हो गया। दूसरा, पंजाब बनने के बाद से ही वहां राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो गया।
ज्ञानी जैल सिंह को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर आंदोलन के नेता इसे और हिंसक बनाते चले गए। आइए अब जानते हैं अमृतसर में निरंकारियों से विवाद और भिंडरेवाले का उदय। 1978 में अमृतसर में निरंकारी संप्रदाय के साथ अकाली दलों का विवाद हो गया। निरंकारी समुदाय के लोगों को जीवित गुरुओं में विश्वास है, जबकि सिख गुरु गोविंद सिंह के बाद किसी को गुरु नहीं मानते हैं। दोनों के बीच यह विवाद वर्षों पुराना है, लेकिन 1978 में हुए विवाद में 13 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। इसमें जनरैल सिंह भिंडरेवाले की करीबी फौजा सिंह भी शामिल था। कोर्ट में यह केस चला और निरंकारी संप्रदाय के प्रमुख गुरबचन सिंह केस से बरी हो गए। इसके बाद पंजाब में शुरू हुआ भिंडरेवाले के आतंक का दौर। भिंडरेवाले के समर्थकों ने 1980 में गुरबचन सिंह की हत्या कर दी। कई जगहों पर हिंदुओं और निरंकारी समुदाय के लोग मारे जाने लगे। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो गया। चरमपंथ के सहारे सिखों में पैठ बनाने के बाद भिंडरेवाले ने अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना दिया। अकाल तख्त से ही भिंडरेवाले सिखों के लिए संदेश जारी करना शुरू कर दिया। अकाल तख्त का संदेश सिख समुदाय के लिए सर्वोपरि होता है। 1982 में भिंडरेवाले ने अकाली दल से हाथ मिला लिया और उसके बाद धर्म युद्ध लॉन्च कर दिया। पंजाब में खालिस्तान आंदोलन के विरोध में बोलने वाले लोगों को भिंडरेवाले और उसके समर्थक मौत की घाट उतार रहे थे। 1993 में जलंधर के डीआईजी एएस अटवाल को स्वर्ण मंदिर की सीढ़ी पर गोलियों से भून दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश दे दिया। पंजाब में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के बाद इंदिरा सरकार ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। पंजाब में आईबी के अधिकारियों को भेजा गया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत की। इस ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के भीतर सेना के टैंक को दाखिल करा दिया गया। ऑपरेशन के दौरान दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हुई और आखिर में जनरैल सिंह भिंडरेवाला मारा गया। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि ऑपरेशन के दौरान 83 जवान शहीद हुए, जबकि 458 चरमपंथी मारे गए। हालांकि सिख संगठनों ने 3000 लोगों के मारे जाने का दावा किया। सिख संगठन का कहना था कि इस ऑपरेशन से आम नागरिकों की भी मौत हुई है। इस ऑपरेशन के बाद इंदिरा गांधी का जमकर विरोध हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई सिख नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आइए अब आगे जानते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बब्बर खालसा और अन्य आतंकी संगठन सक्रिय हो गए। ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या उनके सुरक्षा बल में शामिल 2 सिख जवानों ने कर दी। इंदिरा गांधी के अलावा पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या 1995 में कर दी गई। बेअंत सिंह कार्य से एक कार्यक्रम में जा रहे थे। उसी वक्त एक सुसाइड बम से उन पर अटैक किया गया। 1987 में भारत के पूर्व आर्मी चीफ जनरल एएस वैद को भी गोलियों से भून दिया गया। कनाडा से लंदन होते हुए भारत आने वाली एयर इंडिया की विमान कनिष्क, इसको 1986 में उग्रवादियों ने हवा में ही उड़ा दिया। इस हमले में 329 लोगों की मौत हो गई। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार इसके संयुक्त ऑपरेशन की वजह से खालिस्तान आंदोलन की मांग पंजाब में शांत हो गई, लेकिन आज भी विदेशों में पलते खालिस्तानी चुनौती बने हुए हैं। समस्या केवल यह नहीं है कि खालिस्तानी अतिवादियों को उदार पश्चिमी देशों में शरण मिल रही है, बल्कि यह भी है कि वहां की सरकारें इन खतरों की अनदेखी करने में लगी हैं। इस पूरे फसाद की जड़ वही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका, इनमें खालिस्तानी चरमपंथियों द्वारा भारतीय दूतावासों, प्रवासियों और मंदिरों पर घृणा से प्रेरित हमलों और अपराधों का सिलसिला साफ दर्शाता है कि एक सुनियोजित अंतरराष्ट्रीय अभियान चलाया जा रहा है। इस मुहिम का लक्ष्य पंजाब में अलगाववादी ताकतों को पुनर्जीवित करना, पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों को अड्डा बनाकर उग्रवादी प्रचार, वित्तीय अनुदान और हिंसक गतिविधियों को तेज करके पंजाब में दोबारा नफरत की आग लगाने की चेष्टा हो रही है। नमस्कार, ऐसे ही रोचक और परीक्षोपयोगी तथ्यों को जानने के लिए निर्माणा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।